चलिए दोस्तों, हम भारतीय प्रधानमंत्री और उनकी विदेश नीति के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड देयर फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं? नेहरू के अनुसार 3 पिलर हैं: शांति, मित्रता और समानता। शांति, मित्रता और समानता। प्रथम, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति, इसलिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के बावजूद एनपीटी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो प्रथम उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हितों की पूर्ति, इसीलिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के बावजूद भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड 1947 से 63 के बीच में रहा, 1964 के बीच में रहा। ये आदर्शवादी नीति, आइडियलिस्ट पॉलिसी थी। नेहरू भारतीय विदेश नीति के पुरोधा, मार्गदर्शक एवं संस्थापक थे। नेहरू 1947 से 64 तक 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी रहे, इसलिए भारत के प्रथम विदेश मंत्री नेहरू जी ही थे। फिर महत्वपूर्ण कदम इन्होंने एशिया अफ्रीका देशों की एकता की नीति अपनाई थी। मार्च 1947 में एशियाई सम्मेलन हुआ, कहाँ? नई दिल्ली में। 1955 में बांडुंग सम्मेलन होता है इंडोनेशिया में, आयोजन का विचार श्रीलंका ने दिया। एशिया अफ्रीकन देशों के इस सम्मेलन में 29 देश आए थे। गुटनिरपेक्षता आंदोलन स्वतंत्र एवं परस्पर सहयोगी राष्ट्रों का सच्चा राष्ट्रकुल है, नेहरू ऐसा बोलते हैं। चीन एवं नेहरू। तो 1949 में माओ क्रांति के बाद जनवादी चीन को मान्यता देने वाला गैर साम्यवादी प्रथम देश भारत था। पंचशील समझौता होता है 1954 में बीजिंग में नेहरू और चाओ इन लाओ की बैठक के मध्य। भारत चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। 5 सिद्धांत दिए गए, इसमें से अखंडता, अन आक्रमण और हस्तक्षेप की बात की गई, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और समान एवं परस्पर लाभ की बात की गई। तो आ से 3 बातें हैं: अखंडता, अनाक्रमण और हस्तक्षेप। सा से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और समान एवं परस्पर लाभ। 1964 में यूएनओ महासभा ने भी पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार किया। 1962 में चाइना का मैकमोहन रेखा विवाद को लेकर भारत पर हमला तथा NEFTA, अरुणाचल प्रदेश व अक्साई चीन, लद्दाख पर कब्जा, ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी। नेहरू और पाकिस्तान। 1948 में कश्मीर पर कबीलाई हमला होता है। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल संधि होती है। 1961 में गोवा पर अधिकार भारत कर लेता है। 1963 में नेहरू द्वारा पीटीबीटी पर हस्ताक्षर। राष्ट्रमंडल तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। इसमें 53 राष्ट्र हैं। स्थापना 1931 में होती है, पर आधुनिक स्वरूप 1947 में भारत पाक स्वतंत्रता के बाद इसको दिया जाता है। नेहरू यह जानते थे कि आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के देशों पर ही निर्भर है। सैनिक दृष्टि से भी भारत पूर्णतः ब्रिटेन पर आश्रित था, अतः इन्होंने दूरदर्शिता अपनाते हुए राष्ट्रमंडल के सदस्य बनने के लिए इच्छा प्रकट की। आलोचना। तो नेहरू की नीति अत्यंत भावना प्रधान थी, यानी ये इमोशन पर बह जाते थे। तिब्बत संबंधी नीति यही थी कि एक प्रकार से इमोशन बह गए, बहुत ज्यादा खुश हुए तो लो चीन तुमको तिब्बत दे दिया। फिर नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी उसको संदेह से देखा जाता था कि आप ये क्या कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रमंडल के सदस्य को दास मनोवृत्ति का परिचायक माना जाता है। हालांकि ये तो प्रकार से गलत आरोप है, क्योंकि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र था और ऐसा कुछ था नहीं, स्वेच्छा से लिया था भारत ने, पर ठीक है, आरोप तो आरोप। नेहरू की वैश्विक सोच। पंडित नेहरू का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण व्यापक था। उनमें अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं विश्व शांति के लिए विशेष चाह थी। भारत की समस्याओं को पृथक न देखकर उसे उस समय के अंतर्राष्ट्रीय माहौल और परिस्थितियों के विस्तार रूप में देखते थे। वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को विश्व आंदोलन का हिस्सा मानते थे, जिसमें प्रत्येक उपनिवेश देश को आत्मनिर्णय का अधिकार हो। नेहरू उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को विश्व शांति में गंभीर बाधा मानते थे। उनकी राय में साम्राज्यवाद पूंजीवाद का परिणाम है और पूंजीवाद आधुनिक संघर्षों को जन्म देता है। कश्मीर मुद्दा का भारत संयुक्त संघ लेकर गया था, न कि पाकिस्तान। इस हेतु माउंटबेटन ने नेहरू को प्रोत्साहित किया था। प्रथम एशिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेहरू ने कहा, शांति तभी आ सकती है जब राष्ट्र स्वतंत्र हो एवं सर्वत्र मानव प्राणियों की स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं समान अवसर प्राप्त हो। शांति व स्वतंत्रता को राजनीतिक और आर्थिक दोनों पक्षों के अर्थ में समझा जाना चाहिए। नेहरू एशियाई राष्ट्रों के एक संघ के स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहते थे। नेहरू इस संघ में चीन, भारत, बर्मा, श्रीलंका को शामिल करने की बात कह रहे थे। उनकी निगाह में यह संघ भविष्य में विश्व संघ का हिस्सा बन सकता है। फिर माइकल ब्रेसर शब्दों में, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि एशिया में राजनीतिक जागरण उत्पन्न करने में नेतृत्व प्रदान करने की थी। नई दिल्ली में जनवरी 1949 में और इंडोनेशिया में हुए सम्मेलन ने एशियाई राष्ट्रों में एकता की नई सोच पैदा की।
अफ्रीका एशिया सम्मेलन बांडुंग में हुआ, 1955 में आयोजित किया गया। इसमें एशिया व अफ्रीका के 29 देशों ने भाग लिया, इसमें चीन व मिस्र भी शामिल थे। नेहरू ने एक विश्व का आदर्श रखा। उनके अनुसार एक विश्व का अर्थ एक विश्व मंच, एक विश्व संघ व एक विश्व राज्य की स्थापना करना है, ताकि राष्ट्रों के विशाल सैनिक प्रतिष्ठानों को समाप्त किया जा सके, समानवता की समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से किया जा सके। फिर भारत को अमेरिका ने परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र बनने में समर्थन करने की बात कही, लेकिन भारत ने उस समय अमेरिका के प्रस्ताव को सभी प्रकार के जन संहार अस्त्रों के विरुद्ध की गई वचनबद्धता के कारण ठुकरा दिया। भारत उस समय परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र बनना स्वीकार कर लेता तो सोवियत संघ को भी आपत्ति नहीं होती, क्योंकि सन 1962 और 63 में सोवियत संघ और चीन के बीच अलगाव स्पष्ट हो चुका। 60वें दशक के मध्य में यदि भारत परमाणु राष्ट्र बनता तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी आलोचना नहीं होती। प्रौद्योगिकी और सुरक्षा संबंधी शर्तों की दृष्टि से भारत के पास इस क्षमता को अर्जित करने का पर्याप्त औचित्य भी था। भारत हो सकता है कि 1971 में पाकिस्तान दादागिरी न दिखाता। नेहरू ने असंलग्नता की नीति को भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार बनाया, जिसके माध्यम से अन्य देशों के साथ संबंधों को संचालित किया जाएगा। यही बात प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्र के नाम अपने प्रथम संबोधन में 11 जून 1964 को कही। उन्होंने नेहरू द्वारा प्रतिपादित असंलग्नता की नीति का अनुसरण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। पंचशील सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संचालन हेतु सिद्धांतों के एक नए सेट की मांग के फलस्वरूप पंचशील का जन्म हुआ, जो सभी राष्ट्रों की शांति एवं सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व एवं समृद्धि की महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करें। भारत व चीन के तिब्बत क्षेत्र के मध्य 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर होने वाले एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स में पहली बार औपचारिक रूप से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंचशील या 5 सिद्धांतों का उदय हुआ, जिसकी एटीआई समझौते में संकल्प लिया गया था। क्या क्या थे? एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का परस्पर सम्मान किया जाएगा। क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का परस्पर सम्मान होगा। परस्पर अनाक्रमण, परस्पर हस्तक्षेप, समानता एवं परस्पर लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। 2 महीने बाद चीनी प्रधानमंत्री झाओ एनलाई भारत की यात्रा के दौरान चीनी प्रधानमंत्री झाओ एनलाई और भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 28 जून 1964 को एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया, जो न केवल दोनों देशों के संबंधों के बल्कि सभी देशों के लिए पंचशील को उनके दृष्टिकोण के रूप में विकसित किया गया, ताकि विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना की जा सके। 1964 की बात है और 62 में युद्ध हो जाता है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त घोषणा स्टेटमेंट में आशा व्यक्त की पंचशील को धारण करना शांति के क्षेत्र के निर्माण और परिस्थितियों के साथ उनको विकसित करने में मददगार साबित होगा, और इस प्रकार यह विश्व युद्ध के अवसरों में कमी करेगा और शांति के कारणों में वृद्धि करेगा। पंचशील सभी राष्ट्रों को उनकी राष्ट्रीय पहचान, भावना और राष्ट्रीय चरित्र को बनाए रखने हेतु संयोग में शांति और समृद्धि की दिशा में काम करने की अनुमति देने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरक्रिया के इस विकासशील प्रतिमान के लिए एक वैचारिक आधार प्रदान कर सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो लोग दुनिया के लिए शांति चाहते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि पूर्व व पश्चिम में अब तक संतुलन या स्थिरता नहीं हो सकती है। पूर्व व पश्चिम में तब तक संतुलन या स्थिरता नहीं हो सकती है जब तक कि सभी आक्रमण, सभी उपनिवेशवादी प्रभुत्व, अन्य देशों में सभी बलपूर्ण हस्तक्षेप पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाते। वर्तमान में जिस बात पर जोर दिया जाना चाहिए वह यह है कि पंचशील के सिद्धांत केवल सशक्त सिद्धांत ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक सिद्धांत भी हैं, जो एक निश्चित आचार संहिता को स्थापित करने वाले हैं। उनका सार है सत्य का प्रयोग न करना, सहिष्णुता का दृष्टिकोण, अपना जीवन जीना और दूसरों को जीने देना या दूसरों से सीखना, लेकिन न तो दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना और न ही अपने कार्यों में दखलंदाजी बर्दाश्त करना, और दूसरों के साथ वैसा ही करने का दायित्व जैसा आप दूसरों से चाहते हैं। भारत की असंलग्नता की नीति का व्यवहार में प्रयोग। 1956 में जब ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने सुएज नहर के मुद्दे पर मिस्र पर आक्रमण कर दिया, उस समय नेहरू ने संत नीति का अनुसरण करते हुए कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा करी। नेहरू ने इसे एक प्रत्यक्ष हमले की संज्ञा दी और उन्हें मिस्र के आंगलिक, फ्रांस और इजराइल सैनिकों की वापसी की मांग की। मिस्र से अफ्रीका में 1960 के दशक में स्वतंत्रता की लहर के फलस्वरूप कांगो आजाद हुआ, जिसे भारत ने शीघ्र मान्यता दी। बेल्जियम से मुक्त होने के बाद कांगो में आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई। भारत ने अपने दृष्टिकोण को रखते हुए कहा कि बेल्जियम वासियों को कांगो से तुरंत हट जाना चाहिए। बेल्जियम सरकार ने कहा कि भारत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि बेल्जियम निवासी व्यक्तिगत तौर पर वहां रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हेमरशोल्ड ने भारत के राजेश्वर दयाल से
की सेवाएं मांगी, जो इस समय कराची में भारत के उच्चायुक्त थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को राजेश्वर दयाल की सेवाएं देने के लिए अपनी स्वीकृति दी। मोरारजी देसाई ने वास्तविक असंलग्नता की बात की, जिस पर टिप्पणी स्वरूप B.K. कृष्णमेनन ने कहा, असंलग्नता का अर्थ ही असंलग्नता है। असंलग्नता का अर्थ ही असंलग्नता है। क्या हम पूछ सकते हैं कि चीता शाकाहारी है या मांसाहारी? अर्थात केवल वास्तविक असंलग्नता कहने से उसके मूल सिद्धांतों और दृष्टिकोणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसा ही है कि आपने 1976 में सेकुलर और सेकुलर शब्द जोड़ा, क्या इससे पहले भारत सेकुलर नहीं था? तो यही बात। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66। तो 1965 में इंडो पाक युद्ध होता है। 1966 में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगन की मध्यस्थता में ताशकंद समझौता हुआ। शास्त्री जी और प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य। फिर शास्त्री जी के द्वारा नेहरू के विपरीत आदर्शवादी दृष्टिकोण के स्थान पर यथार्थवादी दृष्टिकोण को महत्ता दी गई। आलोचना। कच्छ समझौते के समय ब्रिटेन के प्रभाव में तथा ताशकंद समझौते के समय रूस के दबाव में आकर शास्त्री जी ने हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपनी कोई स्वतंत्र विचारधारा नहीं अपनाई। इंदिरा गांधी यथार्थवादी नीति थी इनकी, प्रधानमंत्री बनी हुआ, राज्यसभा सदस्य थी ये। 1967 में एनपीटी पर हस्ताक्षर से इंकार कर दिया। 1971 में भारत व यूएसएसआर के मध्य 20 वर्षीय शांति, मित्रता और सहयोग की संधि की। संधि के बाद 1971 दिसंबर में इंडो पाक युद्ध तथा बांग्लादेश का जन्म। 1972 में शिमला समझौता होता है, इंदिरा वर्सेस जुल्फिकार अली भुट्टो। मुख्य प्रावधान क्या था? आपसी विवादों का द्विपक्षीय समाधान, जो पहले भी हो रहा था, अभी भी हो ही रहा और कभी भी नहीं होगा। 1974 में भारत प्रथम परमाणु विस्फोट होता है शांति के लिए। 1974 में कच्चातीबू श्रीलंका को सौंपा, अभी देखो। और श्रीलंका के संबंध में इंदिरा का दूर रहने का सिद्धांत था। फिर 1975 में सिक्किम का भारत में विलय। 36वां संविधान संशोधन इसके लिए महत्वपूर्ण है। बेसिकली 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था और 36 वाला जो संविधान संशोधन था उससे एक प्रकार से सिक्किम को भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेट ही कर दिया गया था अन्य राज्यों की तरह। 1986 में नैम का 7वां सम्मेलन न्यू दिल्ली में होता है। 101 देश इसमें शामिल होते हैं। फिर मार्च 1983 में नई दिल्ली में 7वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें इंदिरा गांधी को 3 वर्ष के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इंदिरा डॉक्ट्रिन क्या है? तो बेसिकली 1960 के दशक में प्रारंभ अन्य दक्षिण एशियाई देशों के प्रति दृष्टिकोण के किसी भी दक्षिण एशियाई देश में भारत विरोधी विदेशी दखल के प्रति असहिष्णुता का प्रदर्शन, अर्थात दक्षिण एशियाई देशों में विदेशी दखल अस्वीकार्य होगा, यानी साउथ एशिया में विदेशी दखल अस्वीकार होगा। यानी अगर आपने साउथ एशिया पर किसी प्रकार का यूएसए या अन्य किसी देश ने हस्तक्षेप किया तो भारत उसका बर्दाश्त नहीं करेगा। यह है इंदिरा डॉक्ट्रिन। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में दूसरे जो काल हुआ था, सेकंड पीरियड में, 1980-84 में भारत की विदेश नीति के बुनियादी सिद्धांत यथावत रहे, परंतु तेजी से बदलती अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में भारत के विदेश नीति के सिद्धांतों को वस्तुतः एक नई अर्थ प्रासंगिकता ग्रहण कर ली गई। श्रीमती गांधी ने सोवियत संघ के साथ विशेष संबंधों को कायम रखते हुए सोवियत संघ के राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव के एशिया सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत को स्वीकृति नहीं दी। एशिया सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत को स्वीकृति नहीं दी। इस प्रकार वह अमेरिका की दबाव की नीति के समक्ष भी नहीं झुकी। हेनरी किसिंजर ने अपनी पुस्तक द व्हाइट हाउस ईयर्स में लिखा कि श्रीमती गांधी ने अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया, परंतु उन्होंने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तख्त की राजनीति का परिचय दिया। वे अपने राजनीतिक फैसले व्यक्तिगत रूप से लेती थी और उनके फैसले इस बात पर निर्भर करते थे कि क्या उनसे भारत की छवि एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर पाएगी या नहीं। तो बेसिकली वो इंदिरा गांधी छवि को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती थी, भारत की छवि को, भारत की एज अ लीडर विश्व में क्या छवि बन रही है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती थी। तो उनके निर्णय इस प्रवृत्ति से कहीं ना कहीं प्रभावित रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुटनिरपेक्षता के 7वें शिखर सम्मेलन जो कि मार्च 1983 में हुआ नई दिल्ली में, इसकी अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने सदस्य राष्ट्रों के शासनाध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों का ध्यान निम्न बिंदुओं की ओर आकर्षित किया। पहला, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की पुनर्रचना की जाए ताकि इसे भेदभाव रहित बनाया जा सके। दूसरा, परमाणु शस्त्र होड़ को रोकना एवं उससे उत्पन्न परमाणु संघर्ष को टालने के लिए शांति प्रयासों को जारी रखना और संयुक्त राष्ट्र को पूर्ण समर्थन देना। जनता पार्टी, इसके पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। विदेश मंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। असली गुटनिरपेक्षता या विशुद्ध गुटनिरपेक्षता का नारा दिया। भारत को न केवल गुटनिरपेक्ष रहना चाहिए बल्कि वैसा दिखना भी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप 1972 में जाके रूस के साथ, सोवियत संघ के साथ
समझौता कर लें। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जून 1978 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में दिया गया वह तब कि भारत किसी भी हालत में परमाणु अस्त्र नहीं बनाएगा, भले ही विश्व के सभी देशों के पास अस्त्र हो जाएं, एवं हमने शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग के लिए सभी परमाणु परीक्षण बंद कर दिए हैं, उनकी निशस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिर केंद्र सरकार के समय भारत और पाकिस्तान के मध्य 14 अप्रैल 1978 को सलाल जल विद्युत परियोजना तथा भारत और बांग्लादेश के मध्य 19 सितंबर 1977 को फरक्का समझौते पर गंगा के पानी के बंटवारे की समस्या का समाधान हुआ था। राजीव गांधी तो 1989 से 1984 से 1985 में सार्क की स्थापना होती। नेक्स्ट है राजीव जयवर्धने समझौता। ये 1987 में श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ इस समझौते के तहत शांति सेना भेजी गई थी। 1985 में 6 देशों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन तथा D4 का कॉन्सेप्ट आया। D4 मतलब डिसआर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण, डिकोलोनाइजेशन औपनिवेशीकरण, डेवलपमेंट यानी विकास, डिप्लोमेसी फॉर पीस तो शांति के लिए कूटनीति। 4 यहाँ से शब्द निकल कर आए। जून 1986 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर पेरिस में आयोजित विश्व सम्मेलन में भारत ने नस्लवाद और रंग भेद की नीति को तुरंत समाप्त करने के लिए जनमत तैयार किया। 1987 में न्यूयॉर्क में हुए निशस्त्रीकरण और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रारंभिक समिति प्रिपरेटरी कमेटी का भारत को अध्यक्ष बनाया गया। राजीव गांधी ने 1988 में यूएनओ में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में परमाणु निशस्त्रीकरण का 3 चरणों वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सिम्हा राव 1991 से 96 सक्रिय यथार्थवाद की नीति थी। यहाँ पर एलपीजी की शुरुआत तथा विदेश नीति का आधार आर्थिक मुद्दे थे। इजराइल के साथ संबंधों की शुरुआत यहीं से होती है। लुक ईस्ट पॉलिसी आती है 92 में। एशिया प्लस दक्षिण कोरिया प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया वगैरह से संबंध सुधारना इसका उद्देश्य था। देवेगौड़ा 1996 में बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री। सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। 20 अगस्त 1996 को जिनेवा में सीटीबीटी के मसौदे को औपचारिक रूप से वीटो कर देना। सीटीबीटी का विरोधी रुख अपनाने के कारण अक्टूबर 1996 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का चुनाव भारत हार गया। गंगा के पानी के बंटवारे के लेकर प्रधानमंत्री देवेगौड़ा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के मध्य दिसंबर 1996 में एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर हुए। एन कुमार गुजराल 1996-97 पहले देवेगौड़ा के विदेश मंत्री फिर प्रधानमंत्री रहे। संयोगात्मक क्षेत्रवाद की नीति अपनाई इन्होंने। पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट, पाकिस्तान को छोड़कर, इनका सिद्धांत था गुजराल डॉक्ट्रिन। एच देवेगौड़ा सरकार में केंद्रीय विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है। गुजराल सिद्धांत भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के संचालन का मार्गदर्शन करने हेतु 5 सिद्धांतों का समूह। गुजराल डॉक्ट्रिन ये 1996 में आता है। तो बेसिकली इंद्र कुमार गुजराल मॉस्को में भारत के राजदूत रहे थे। प्रधानमंत्री देवेगौड़ा नेहरू द्वारा प्रतिपादित संलग्नता की नीति पर चले और विदेश मंत्री गुजराल ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार लाने की प्राथमिकता, पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों को उतारने को उच्च प्राथमिकता दी। विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके 5 प्रमुख बिंदु थे। पहला, भारत दक्षिण एशिया के राज्यों के साथ पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर संबंधों का संचालन नहीं करेगा, पाकिस्तान को छोड़कर। मतलब भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों के प्रति उदारता की नीति पर चलेगा एवं इन देशों के साथ लेन देन के आधार पर संबंधों को संचालित नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं करेगा भारत कि आप कुछ दो तो हम भी आपको कुछ देंगे, ऐसा नहीं। हम आपको देंगे, आप चाहे भले हमको ना दो। एक तरफा प्यार की बात कर रहे हैं बेसिकली। पहला जो पॉइंट है उसमें पाकिस्तान को नहीं करेंगे बात है। दक्षिण एशिया का कोई भी देश इस क्षेत्र में किसी अन्य देश के खिलाफ अपनी सीमाओं के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। तो एक ये भी बात थी कि आप अपने क्षेत्र में किसी अन्य देश को एक प्रकार से बेस बनाने नहीं देंगे, चाहे वो यूएसए हो या कोई अन्य देश हो। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति। फिर दक्षिण एशियाई देश एक दूसरे को प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करेंगे और समस्त विवादों का हल द्विपक्षीय शांतिपूर्ण वार्तालाप द्वारा किया जाएगा। तो 1947 से 96 तक पिछले 45 वर्षों के विपरीत सन 1996 से 98 तक के अवधि में विदेश मंत्री बाद में प्रधानमंत्री के रूप में गुजराल का भारतीय विदेश नीति पर दबाव रहा। गुजराल के समय में विदेश नीति के संबंध में पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों द्वारा निभाई भूमिका बदल चुकी थी। गुजराल सिद्धांत नियम में ईर्ष्यालु प्रत्यक्षवाद की झलक दिखी। गुजराल द्वारा प्रवर्तित इस सिद्धांत का सार यह है कि भारत के विशाल आकार यानी विशाल आकार, संसाधनों एवं सामर्थ्य को देखते हुए भारत को किसी आदान प्रदान की इच्छा रखे बिना अपने पड़ोसी देशों के प्रति
एक तरफा सद्भाव रखते हुए सुनिश्चित नीति का अनुसरण करना चाहिए। इस सिद्धांत के नीति निर्णयों में परिवर्तन करते समय गुजराल ने शर्त रखी कि बिना पाकिस्तान के साथ निर्बाध रूप से बातचीत जारी रखी। उन्होंने बांग्लादेश के साथ फरक्का बैराज के नीचे गंगा जल विभाजन पर 30 वर्ष का समझौता किया। नेपाल के साथ महाकाली परियोजना का समर्थन किया। पाकिस्तान और भारत के बीच यात्रा के लिए वीजा पद्धति को उदार बनाया। नेपाल और भूटान के साथ व्यापार परियोजनार्थ बांग्लादेश की परागमन सुविधाओं का प्रस्ताव रखा तथा भारत के पड़ोसी देशों के निर्यात पर टैरिफ एवं एक्स्ट्रा टैरिफ बैरियर हटा दिए। गुजराल सिद्धांत का बाह्य स्तर पर अधिकतम प्रभाव पड़ा। सन 1996 से विकसित क्षेत्रीय संबंध बढ़ाने और चीन के साथ संबंधों में प्रगति पर भारत का ध्यान अधिक रहा। इन क्षेत्रों में आर्थिक संकट के कारण आसियान और मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ संबंधों में भी कमी आने लगी। इस प्रक्रिया में अवरोध मुख्यतः इस कारण से उत्पन्न हुआ कि भारत की ओर से आसियान के साथ प्रस्तावों में अनिश्चितता एवं अंतर्द्वंद पाए जाते थे। गुजराल डॉक्ट्रिन तो भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सद्भावना एवं विश्वासपूर्ण सहयोग करते हुए उनसे किसी भी प्रकार के प्रतिदान का आग्रह नहीं करेगा। अब गुजरात सरकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देवगौड़ा सरकार 1 साल का कार्यकाल ही पूरा नहीं कर सकी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी इंद्र कुमार गुर्जर भारत के प्रधानमंत्री बने। वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में गुजराल का स्पष्ट मत था कि भारत को अपनी विदेश नीति के वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी दबावों के अनुरूप ढालना चाहिए। उनका मत था कि भारत सदैव वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा रहा है। गुजराल का कहना था कि असंलग्नता का यह अर्थ नहीं है कि महाशक्तियों का होना अनिवार्य है। उनके शब्दों में असंलग्नता का अर्थ अन्यायपूर्ण कारणों या शक्ति के अनुचित प्रयोग का प्रतिरोध करना। गुजराल सरकार की विदेश नीति एक प्रकार से मिश्रित सिद्धांतों का जोड़ थी। उनकी रीत में परंपरावाद और आधुनिकतावाद का मिश्रण था। उनकी कथनी और करनी में स्पष्टता जो उनकी कथनी और करनी में स्पष्टता झलकता था। जैसे वो रूस के साथ भारत के संबंधों को भू राजनीति और सुरक्षा आवश्यकताओं को परंपरागत दृष्टि से मूल्यवान समझते थे। गुजराल के शब्दों में सोवियत संघ के टूटने के बाद हमारे रूस के साथ संबंध प्रभावित नहीं हुए, केवल संयोग की गति धीमी हुई। भारत रूस मित्रता नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, विश्व शांति एवं व्यापार सहयोग के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। चीन के साथ संबंधों के संदर्भ में उन्होंने कहा, हमें चीन के साथ अपने संबंधों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हम दोनों के बीच गलतफहमी का एक युग चला गया, परंतु अब भारत के संबंध चीन के साथ तेजी से सुधर रहे हैं। वाजपेयी 1998-2004। तो 1998 में इन्होंने परमाणु परीक्षण करवाया। 11 से 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षण करके वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने नाभ की सामरिक क्षमता का एहसास समूचे विश्व को करा दिया। 1999 में लाहौर बस यात्रा एवं कारगिल संघर्ष किया। 2001 में आगरा समिट और संसद पर हमला होता है। मेकांग गंगा समझौता हुआ 2000 में। इसमें कौन कौन है? भारत है, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है और वियतनाम है। 6 देश हैं टोटल। इसमें भारत की परमाणु नीति 1999 में इसकी घोषणा की जाती है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? न्यूनतम नाभिकीय निवारण प्रतिरोधक क्षमता, न्यूनतम नाभिकीय निवारक प्रतिरोधक क्षमता, नो फर्स्ट यूज की थ्योरी, और 2003 में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का गठन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 11 से 13 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षणों द्वारा एक लंबे अरसे से चली आ रही परमाणु अस्पष्टता न्यूक्लियर एम्बिग्युइटी की नीति का अंत किया, जिसे वे भारत की नीति में मूलचूल परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। 27 मई 1998 को भारतीय संसद में बोलते हुए परमाणु परीक्षणों का औचित्य बताते हुए कहा कि हमारे पड़ोस में आणविक हथियारों में वृद्धि हो रही है और अधिकतम और आधुनिकतम प्रणालियां विकसित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त भारत बाह्य ताकतों द्वारा प्रेरित आतंकवाद का शिकार हो रहा है, अतः ये परमाणु हथियार आत्मरक्षा के लिए है। 24 दिसंबर 1999 को IC-814 अथवा इंडियन एयरलाइंस की एयरबेस A300 की हरकत उल मुजाहिदीन द्वारा हाईजैकिंग की गई। कारगिल में युद्ध या अंतर्युद्ध ने भारत को कुछ हद तक असहज किया। कारगिल घटना भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती देने वाली थी। इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने एक घुसपैठ के जरिए की और युद्ध में इसका परिवर्तन 1999 में हुआ। 8 मई 1999 में ही पाकिस्तानी फौजियों और कश्मीरी आतंकवादियों को कारगिल पर देखा गया था। वास्तविकता यह है कि इस समय तक पाकिस्तान के आतंकवादी और सेना भारत की सीमा से काफी अंदर तक घुस आए थे, जिन्हें बाहर खदेड़ने के लिए भारत को ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा।
कारगिल सेक्टर में 1999 में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों की बीच लड़ाई होने से कुछ सप्ताह पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक हेलीकॉप्टर से नियंत्रण रेखा पार की थी और भारतीय भूभाग में करीब 11 किलोमीटर अंदर तक एक स्थान पर रात बिताई थी। उस समय मुशर्रफ के साथ 80 ब्रिगेड के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर मसूद असलम भी थे। दोनों जकारिया मुस्तकार नामक स्थान पर रात बिताई थी। हालांकि भारतीय सेना के विशेषकर 2 कमानों ने युद्ध को भारत के पक्ष में लाने में निर्णायक भूमिका निभाई, लेकिन उस समय भारत के 527 जवान शहीद हुए और करीब 1363 घायल हुए। भारत की सेना केवल उन्हें खदेड़ पाई, उनके भूभाग पर कब्जा तो दूर की बात, उनके मनोविज्ञान के निकट भी नहीं पहुंच पाए थे। इसे भारत की टैक्टिकल विजय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके जरिए भारत पाकिस्तान को कोई संदेश नहीं दे पाया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी की पुस्तक नाइदर अ हॉक नॉर अ डोव एन इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के अनुसार अटल जी ने नवाज से बेहद सख्त लहजे में कहा कि हम आपके यहाँ लाहौर में दोस्ती का पैगाम लेकर आए थे, लेकिन आपने तो बदले में हमको कारगिल दे दिया। चीन एकमात्र ऐसा देश था जिसने परमाणु या मिसाइल प्रसार मुद्दों के संबंध में भारत पर कोई दबाव नहीं डाला। मनमोहन सिंह 2004 से 14 रणनीतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा देते हैं। 2005 में इन्होंने एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत इस चीज़ का इन्होंने बात की। तो एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत इन्होंने लुक बेस्ट पॉलिसी 2005 अरब इजराइल से संबंध बढ़ाया और कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी यानी मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध सुधारा। 2005 में इंडो एशिया न्यूक्लियर डील पुष्टि होती है। 2008 में बेसिकली इसकी पुष्टि होती है, मसौदा इसका 2005 में ही तैयार हो गया था। कृष्णा डॉक्ट्रिन, तो 2009 से 12 तक मनमोहन सरकार के विदेश मंत्री इंडियन डायस्पोरा प्रवासी भारतीयों के माध्यम से विदेशी देशों से अच्छे संबंध बनाना, ये कृष्णा डॉक्ट्रिन था। और ये बेसिकली मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे हैं। फिर एक प्रकार नरेंद्र मोदी आते हैं। 2014 से 18 तक उनका क्या स्टांस रहा उसको देखते हैं। तो नरसिम्हा राव की लुक ईस्ट पॉलिसी को मोदी ने एक्ट ईस्ट में बदल दिया। चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मोतियों की माला, श्रीलंका में हम्बन टोटा, पाकिस्तान में ग्वादर आदि के जवाब में ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, आसियान आज से संबंध बढ़ाकर नेकल्स ऑफ डायमंड पॉलिसी लाए। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में नेकल्स ऑफ डायमंड पॉलिसी आई। फिर प्रधानमंत्री मोदी का प्रथम विदेशी दौरा भूटान 2014 में हुआ। इजराइल की यात्रा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोदी हैं। महाबलीपुरम मामलापुरम में चेन्नई तमिलनाडु। अक्टूबर 2019 में शी जिनपिंग व मोदी के मध्य वुहान भावना की अगली कड़ी देखी गई। इसका नाम चेन्नई कनेक्ट रखा गया। संबंध सुधार का ये अनौपचारिक मार्ग था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में 1 नवंबर 2017 में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड अरेंजमेंट की बुनियाद रखी गई ताकि मैरीटाइम सुरक्षा और कनेक्टिविटी के जरिए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की स्थापना हो सके। दरअसल इस चतुर्भुज के पीछे अमेरिका की मंशा थी चीन को घेरना और उसके लिए भारत का इस्तेमाल करना। मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के साथ ही विशेष कूटनीति ओथ डिप्लोमेसी की शुरुआत की। उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट से लेकर एक्ट ईस्ट और टच थेरेपी से लेकर पॉपुलिस्ट डिप्लोमेसी का सहारा लिया और तेजी से भारतीय कूटनीति को एक फास्ट ट्रैक प्रदान किया, जिस पर लुक वेस्ट, आसियान डिप्लोमेसी, हेड ऑन डिप्लोमेसी को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश की गई। एक सांस्कृतिक आयाम इस कूटनीति में और जोड़ा गया, जिस पर काफ़ी हद तक भारत को सफलता भी मिली। सांस्कृतिक आयाम इन द सेंस कि भारत सॉफ्ट पावर को डेवलप कर रहा है, जहाँ भी जाता है तो अपने आप को वहाँ का नागरिक या वहाँ के लोगों से कनेक्ट करके दिखाने का प्रयास किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। नरेंद्र मोदी का युग मई 2014 से स्टार्ट होता है। पहले पड़ोस की नीति, तो 1996 में उजाल डॉक्ट्रिन द्वारा निर्मित पड़ोस की नीति को प्रभावित रूप से लागू करने का प्रयास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में सभी सार्क देशों के सदस्यों को आमंत्रित किया। सबसे छोटे पड़ोसी देश भूटान के लिए पहली विदेश यात्रा करी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आधारभूत संरचना के बेहतर विकास के लिए आसियान देशों के साथ संबंधों को दृढ़ करने के लिए पूर्व की और देखो की नीति के स्थान पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी का निर्धारण किया गया, जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान जैसे पूर्व में स्थित देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने की रणनीति अपनाई जा रही थी। फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी, पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधार और भारत के आर्थिक विकास के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी का अनुसरण किया गया। इसके अंतर्गत खाड़ी देशों व इजराइल से भी सहयोग स्थापित किया गया। इसमें अति सक्रिय
संवेदनशील व मजबूत संबंधों पर बल दिया गया। पैरा डिप्लोमेसी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के शहरों का दूसरे देशों के शहरों से विशेष संबंध बनाने पर बल दिया गया कि जैसे भारत से चेन्नई है तो वो एक प्रकार से टोक्यो से कनेक्ट करे, है ना, इस प्रकार की बातें कर रहे थे वो। यही है पैरा डिप्लोमेसी। इसमें जुड़वा शहर समझौता अस्तित्व में आया। फॉर एग्जाम्पल मुंबई, संघाई, अहमदाबाद, गुआंगहाई, वाराणसी और टोक्यो के बीच ऐसी सहमति बनी। प्रवासी डायस्पोरा को जोड़ने पर बल दिया गया। तो ये भारत का एक प्रकार से हमेशा से, या मोदी के काल में तो ये ज़्यादा ही रहा। फिर आर्थिक विकास पर बल दिया गया और सांस्कृतिक कूटनीति पर भी बल दिया गया। संक्षेप में पंचशील समझौता ये 1954 में नेहरू जी लेके आते हैं। हार्ड पावर डिप्लोमेसी इंदिरा गांधी से रिलेटेड है। असली गुटनिरपेक्षता 1978 में जनता पार्टी से रिलेटेड है। फिर लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में आती है नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। बस डिप्लोमेसी अटल बिहारी वाजपेयी की थी। लाहौर सदाए सरहद बस के माध्यम से गए थे ये, 1999 में आई थिंक गए थे। लुक वेस्ट पॉलिसी 2005 में आती है मनमोहन सिंह के समय। सेंट्रल एशिया पॉलिसी 2006 में मनमोहन सिंह के समय। इंडियन डायस्पोरा के साथ कनेक्ट करो 2010 में पॉलिसी आती है, कृष्णा डॉक्ट्रिन था ये। गुटनिरपेक्षता 2.0 2012 में आता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में मोदी जी के काल में। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी नरसिम्हा राव के बाद मोदी ने इसका प्रयोग किया है। तो गुजराल सिद्धांत, गुजराल डॉक्ट्रिन 1996 में आई। उस समय इंद्र कुमार गुजराल देवगौड़ा के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री थे। गुजराल सिद्धांत में पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट यानी सहयोगात्मक क्षेत्रवाद को अपनाया गया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए है। यह 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। मोदी नेबरहुड फर्स्ट नीति का नया आयाम नेबरहुड -1 का तात्पर्य है पाकिस्तान को माइनस करो। पाकिस्तान को IMF का दर्जा वापस ले लिया गया। बिम्स्टेक को बढ़ावा दिया जा रहा है। IMF का दर्जा फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद वापस लिया गया था, फरवरी 2019 को। थिंक बेस्ट, लुक बेस्ट, लिंक बेस्ट की मोदी की नीति है। अरब देशों के साथ संबंध सुधारने की नीति। चलिए यहाँ से हमारा प्रधानमंत्रियों की जो विदेश नीति थी उसको समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।